अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूरियस यू। आज देखिए मैं आपके साथ जीएसटी का जो पेपर कल शेयर किया गया था आईबी के थ्रू। जीएसटी का जो पेपर कल कंडक्ट किया गया है तो उसका मैं अनऑफिशियल की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अनऑफिशियल की के साथ देखिए जो मैथ्स का पोर्शन होने वाला है तो इसमें मैथ्स का पोर्शन भी कंप्लीट हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इसके अलावा देखें ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसे इजीली देखिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ कंप्लीटली इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं ये अपने फेसबुक पेज जो ना फेसबुक प्रोफाइल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मूव करते हैं। तो इसमें देखिए मैथ्स का जो पोर्शन था आपके पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर 88 तक थी। तो इस पोर्शन में देखिए कौन से सवाल पूछे गए हैं। अगर देखिए अभी का कल पेपर देखें तो वो पेपर बहुत ही देखिए हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा कोई टफ़ पेपर था नहीं। उसकी वजह ये है कि स्पेशली अगर मैथ्स का पोर्शन देखा जाए, इंग्लिश का पोर्शन देखा जाए, दूसरी चीज़ें देखी जाएँ तो आपसे बहुत ही सारी जनरल बातें पूछी गई है, यानी कोई ज़्यादा डीपली कोई चीज़ें पूछी नहीं गई। तो चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 77 क्वेश्चन था, बहुत ही देखिए एक आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कल का जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें बहुत सारी आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की मतलब डेफिनेशन देखकर आपसे सवाल पूछे गए, कोई ज़्यादा सोल्यूशन वाली सवाल उसमें थे नहीं। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर इज़ कॉल्ड। अब इसमें हमारे पास बहुत से सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, मौजूद थे। जैसे आपके पास एलसीएम था, एचसीएफ था और डिफरेंट चीज़ें थी। अब इसमें देखिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए जो क्वेश्चन है उनके करेक्ट आंसर और विद एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखें अ नंबर दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। अब देखिए मान लें एक रैंडम नंबर है। ठीक है, मान लें हम अज्यूम कर लें भाई कि एक रैंडम नंबर एक्स है। ठीक है, एक रैंडम नंबर आ रहा है और उस रैंडम नंबर को हमारे पास जितने नंबर दिए गए हैं, मान लें आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं कोई भी रैंडम। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा रैंडम नंबर आ रहा है एक्स, एक अननोन वैल्यू आ रहा है, तो उस नंबर को वो सारे हमारे पास गिवन नंबर जो दिए गए हैं वो सारे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है भाई कि अगर आपने देखिए एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पढ़ा हुआ है, देखें इससे पहले भी हमने जीएसटी की सीरीज़ में बहुत ही बारीकी से वन बाय वन सारी चीज़ें, एलसीएम एचसीएफ क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, ए टू जेड सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले बहुत पहले हमने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देखिए यहाँ पर भी जीएसटी में पहला ही सवाल भाई एलसीएम से ही आ चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका इसका भाई एलसीएम है। मान लें द नंबर दैट इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर इज़ नॉन एज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी उसे हम एलसीएम कहते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू अब देखिए सवाल में आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा वो नंबर है जो एक नंबर हो स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है भाई सबसे छोटा। याद रखें अगर स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट की बात हो, याद रखें वो एलसीएम की इंडिकेशन होती है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये वो नंबर्स हैं, या ग्रेटेस्ट ये वो नंबर्स हैं, ये वो इंडिकेशन ऑफ द वर्ड्स हैं जो आपकी एचसीएफ के थ्रू इंडिकेशन करती है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में सिर्फ डेफिनेशन दिया गया था, कोई देखिए सवाल पूछा नहीं गया था कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ का क्या बनेगा। अब फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ। अब मान लें एलसीएम फाइंड करना है हमें 4 और 6 का। ठीक है, अब 4 और 6 का दो आपके मेथड्स है भाई। पहला मेथड ये है कि भाई इसके आप फैक्टर निकालें, 4 के आप फैक्टर निकालें, 6 के फैक्टर निकालें, उसके बाद आप क्या करें भाई इनके पेयर्स बना लें। ठीक है, पेयर बना लें। पेयर बना के जो कॉमन नंबर कॉमन पेयर बन रहे हैं, ठीक है, उनको निकालें। फिर जो अनकॉमन नंबर है उनको आपस में ज़र्ब करवा दें, या डिवीज़न मेथड के थ्रू आप सभी के फैक्टर एक साथ निकालें। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ये कह लें भाई कि मल्टीपल्स ऑफ 4, आपके पास 4 के कौन से मल्टीपल्स बनेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, ये सो ऑन बनेंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6, 6, 12, 18, 24 और सो ऑन, इस तरह चल जाएंगे। अब इन दोनों में देखिए कॉमन जो स्मॉल, सबसे पहले है ना फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। स्मॉलेस्ट माना सबसे छोटा पहले वाला कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि भाई कौन सा है। दोनों में आप चेक करेंगे कि भाई अब यहाँ पर हम मान लें भाई 4 है। ठीक है, 12, 12 द स्मॉलेस्ट, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर भी 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 4, 8 है, 6, फिर 12, 12 के बाद 16, 20, 18। अब डिफरेंट नंबर्स आगे हो सकता है कि कोई और कॉमन नंबर आए, मगर जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स है ना दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अगर आप इसका निकालना चाहें तो बहुत दो मेथड्स हम आपको ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि भाई डिवीज़न मेथड हम अप्लाई 4 और 6 का अगर हम निकालें। ठीक है, अब 4 पर 2 टाइम्स
और 6 पर 3 टाइम्स, अब 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, 3 की टेबल 3 पर भाई कितने बड़ा 1 टाइम्स। सब आपस में सभी को ज़रूर कर दे। 2 2 आपके पास भाई 4, 4 3 आपके पास भाई कितने बन जाएंगे, 4 3 आपके पास 12 बनते हैं। दैट इज़ द एलसीएम, ठीक है। अब इसके अलावा भी देखें और भी चीज़ें इस चीज़ आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत सी सारी एडिशनल चीज़ें। उसकी वजह है कि भाई हो सकता है कि नेक्स्ट जो है ना, अभी आपके इसमें से सवाल पूछे, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर पहले भी हम लेक्चर में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं, पूरा एक टॉपिक का हमारा लेक्चर अपलोडेड है। अब फैक्टर क्या है भाई, अ नंबर दैट इज़ डिवाइड्स अनदर नंबर नॉट अब देखिए फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है भाई कि एक ऐसे नंबर, फैक्टर का मतलब होता है एक, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी, अब मान लें कि ए अपॉन बी दोनों ऐसे नंबर है जो ए बी एक ऐसा नंबर है जो भाई ए को डिवाइड कर रहे हैं, या दो ऐसे नंबर हैं जिन पर कोई कॉमन टेबल आपके पास अप्लाई हो रही है, ठीक है। फैक्टर से मल्टीपल्स का होता है भाई कि जनरल टर्म होता है, देखिए जनरल टर्म का मतलब है मल्टीपल्स। मान लें हम 1 2, अगर मैं कहूँ भाई 1 to 5, अब 1 to 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर है। अब मैं कहूँ कि भाई फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, अब 1 to 5 आप 4 को मल्टीप्लाई करवा दें, 1 to 5 फिर 5 को साथ मल्टीप्लाई, अब जो भी जवाब बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीपल्स, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन लार्जेस्ट की बात होगी, हाईएस्ट की बात होगी। अब यहाँ पर डिवाइड्स करेगा सभी नंबर को, यानी आंसर में जो नंबर आएगा वो डिवाइड करेगा। मगर एलसीएम भाई एक ऐसा नंबर जो क्वेश्चंस में दिए गए नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है। अब ये भी बहुत ही देखिए आसान सवाल है, उसकी वजह है कि इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। अब सवाल बहुत ही आसान सवाल है कि इफ़ पिज़्ज़ा इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल स्लाइसेस एंड यू ईट 4 स्लाइसेस। अब मान लें कि भाई एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब उसकी टोटल जो पार्ट्स हैं ना वो कितने भाई, टोटल 10 है। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ को शो करने के लिए फार्मूला क्या होता है भाई कि पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल वाला, ठीक है। आपको याद होगा कि पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल, पार्ट्स का मतलब होता है भाई कि कोई गिवन पार्ट्स, कोई हिस्सा। अब यहाँ पर आप मान लें कि एक पिज़्ज़ा है भाई, एक चीज़ है, एक पिज़्ज़ा है जिसके टोटल 10 हिस्से हैं, उसमें से 4 हिस्से जो है ना आपने खा लिए। अब सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ पिज़्ज़ा यू डिड नॉट ईट। अब सवाल ये नहीं पूछा रहा। अब देखिए सवाल की बारीकी को समझ लें। अब मान लें एक चीज़ है भाई जो बहुत ही आसान तरीके से हमें पूछी जा रही है। अब एग्जांपल्स आपके पास देखिए ऑप्शन मौजूद थे, सपोज आपके पास 20% है, 50% है, 60% है, 70% फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास सपोज मौजूद है। अब सवाल ये कह रहा है कि देखिए एक चीज़ है जिसके टोटल कितने हिस्से भाई 10 हिस्से हैं, तो आपने 4 हिस्से खा लिए, यानी आपने 4 पीसेस उसके खा लिए, ठीक है। अब सवाल ये नहीं पूछा जा रहा कि आपने भाई जो चीज़ खाई है उसका कितना परसेंटेज आपका बच रहा है, ये नहीं पूछ रहा। और ना ही ये कह रहा है सवाल कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा। अगर फ्रैक्शन फॉर्म बता तो हम उसे सिंप्लीफाई करें थे। परसेंटेज पूछ रहा है। अब परसेंटेज का फार्मूला भाई होता है परसेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 का, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट होता है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि भाई अब मान लें एक चीज़ के 10 हिस्से हैं भाई, 10 में से आपने 4 हिस्से खा लिए, अब कितने बचे 6, यानी आप मान लें कि भाई इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 6 डिवाइडेड बाई 10 वाला, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 10। अब बहुत ही ये आसान सवाल है, इसमें अब देखिए ज़्यादा कुछ चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मान लें कि भाई ये चीज़ 10 हिस्से हैं एक चीज़ के, ठीक है, 10 हिस्से हैं। इसका मतलब है मतलब मान लें एक हिस्सा आपके पास 10% है, 2 से आपके पास 20% है, 3 हिस्से आपके पास 3% है, 4 हिस्से 40% है, 5 हिस्से 50% है आपके पास, 6 आपके पास अगर हिस्से हैं वो 60% है। अब मान लें भाई 6% बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये 60% हमारे पास जो है ना पिज़्ज़ा वो बच गया। अब ये बहुत ही बारीकी सवाल कोई है नहीं, बहुत ही आसान सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। अब 60% आप डायरेक्टली से कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, विदाउट अब इसमें आपको ज़्यादा कोई डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको देखिए एक्सप्लेन के थ्रू समझा दूं कि फार्मूला वी नो दैट कि भाई परसेंटेज का फार्मूला इस्तेमाल है। परसेंट का मतलब होता है भाई पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 बार, ठीक है। स्टेप 1 में बेसिकली फाइंड स्लाइसेस जो नॉट ईटन है, 10 - 4 कर ले भाई, टोटल 10 से 4 आपने खा लिए, कितने बच गए 6 बच गए। अब नॉट ईटन 6 पार्ट्स हैं, फार्मूला अप्लाई कर दें भाई, फार्मूला परसेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। अब पार्ट कितना है, पार्ट का जो पूछा जा रहा है कि नॉट ईटन का पार्ट कितना है 6, 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। अब देखिए 1 10 10, अब 100 पर 10 टाइम्स, अब 10 6 60, अब 60 क्या बन जाएगा भाई, परसेंटेज की बात हो रही तो 60% बन चुका है हमारे पास। अब आगे मूव करें, यानी इसमें आपके पास ऑप्शन डी मौजूद था 60%, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखें बहुत ही आसान, अगेन
79% का ही सवाल है। 20% ऑफ प्राइस ऑफ ए बुक इज़ 120, द टोटल प्राइस इज़। अब देखिए एक चीज़ है, मान लें एक भाई अननोन एक वैल्यू है, ठीक है, एक अननोन वैल्यू है, एक बुक है, उसकी टोटल प्राइस नहीं है। अब मान लें कि उसका भाई 20% जो बन रहा है ना वो 120 रुपये। अब 20% 120 रुपये बन रहा है, तो उसका टोटल कितना बनेगा, यानी उसकी टोटल कीमत क्या बनेगी। अब ये परसेंटेज से सवाल है। देखिए बहुत ही पहले लगभग 6 7 8 महीने, लगभग 1 साल पहले हमने ये सारे सीरीज़ लेक्चर आपके साथ शेयर कर दिए थे। परसेंटेज को किस तरह फाइंड करते हैं, उसका पार्ट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसका टोटल किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें बहुत पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब वही चीज़ें देखें बहुत ही बार, और हमने उसी टाइम आपसे लेक्चर्स में भी यही कहा था। अगर आप जाकर वो हमारे लेक्चर्स तो देखें जो ओल्ड हमने आपके साथ शेयर किए हैं, तो उस लेक्चर में हम आपको बार बार कह रहे थे भाई कि ये जो टॉपिक हम शेयर कर रहे हैं ना, ये वो एक ऐसी वैसी टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो IBA मोस्टली इस्तेमाल करेगा। और ये तब की बात है जब देखिए IBA ने उस वक्त सिलेबस भी आपके पास इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, बट उसके बावजूद भी हमने बहुत सी चीज़ें को देखकर, पास पेपर कुछ ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक पैटर्न प्रिपेयर किया था, बनाया था, और उस पर हमने अमल करके वो लेक्चर सारे आपके पास सीरीज़ शेयर की थी आपके साथ, ठीक है। अब इस सवाल की तरफ आ जाएं, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला भाई पर टोटल का फार्मूला वी नो दैट कि भाई टोटल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पार्ट इंटू 100 डिवाइडेड कर दें परसेंट। अब क्या है, परसेंट का मतलब ये नहीं होता भाई कि परसेंट का मतलब तो होता है 1 पर 100, ठीक है, पर 100%, का मतलब होता है पर 100, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं। अब इसका मतलब है परसेंटेज का मतलब यहाँ पर कंसीडर होगा कि भाई जो उसकी वैल्यू है, परसेंटेज की वैल्यू जितनी है, ये अगर मान लें 5% है, 10% है, 10 5 20, ये वैल्यू उसकी, ठीक है। अब अप्लाई फार्मूला कर दें। अब पार्ट कितना है भाई 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 क्या था भाई 20% है ना, 20% की 120 रुपये बन रही थी, टोटल बनी। अब देखिए 20 की टेबल 20 पर 1 टाइम्स, 100 पर आपके पास 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स, ठीक है। 100 पर आपके पास कितनी 5 टाइम्स लगेगी। अब 5 12 आपके पास कितने हो जाएंगे भाई 60, ठीक है, और ज़ीरो एज इट इज़ आपके पास, यानी आपके पास कितने भाई जाएंगे भाई 600, आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यानी 600। आपके पास कितना बन रहा है भाई 600 बन रहा है। कैलकुलेशन अगर अब डायरेक्ट चाहे मल्टीप्लाई कर दें 120 इंटू 100 कर दें, फिर डिवाइड कर दें 20 के साथ, आपकी मर्ज़ी है, या पहले आप सिंप्लीफिकेशन करें, इट्स ऑन टू यू, जो आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। 600 आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है, दैट इज़ अ करेक्ट। यानी एक बुक है भाई जिसकी 600 टोटल कीमत है, उसका अगर आप 20% निकालेंगे तो वो 120 रुपये बनती है। मूव करें आगे 18 की तरफ। अब ये भी बहुत ही आसान सवाल, रेशो, ठीक है। इन ए बैग, एक बैग है जिसमें रेशो है रेड टू ब्लू मार्बल्स, यानी रेड टू ब्लू मार्बल्स हैं, उनकी रेशो है 3:2। इफ़ देयर आर 21 रेड मार्बल्स देन ब्लू मार्बल्स आर। अब यहाँ पर चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बैग है, उसमें मार्बल्स कुछ रखे हुए हैं, ठीक है, मगर मार्बल्स रखे हुए हैं 2 कलर्स में आपके पास, एक रेड है एक ब्लू है। अब रेड की जो मात्रा है, जो रेशो है वो अलग है, ब्लू की जो रेशो है वो अलग है। मगर यहाँ पर सवाल में आगे ये कहा जाए कि भाई जो रेड है ना, आप अगर कह रहे हैं कि भाई रेड टू ब्लू, यानी 3:2 की बात हो रही है, यानी हम कह सकते हैं भाई 3 रेड की है और 2 ब्लू की है। अब मान लें कि ये सवाल बहुत ही आसान कर लें कि भाई अगर 21 रेड हैं, ठीक है, 21 रेड मार्बल्स हैं, अब रेड की रेशो 3 है, ब्लू की रेशो 2 है। इसका मतलब अगर 21 रेड मार्बल्स हैं तो इसका मतलब है भाई जो ब्लू मार्बल्स होंगे ना वो 21 से कम होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी रेशो 3 ज़्यादा है, इसकी रेशो कम है, तो ज़ाहिर सी कम है, इसका मतलब कोई वैल्यू कम होगी। अब पहले सबसे पहले गिवन डेटा, रेशो रेड टू ग्रीन, आपके पास रेड टू ब्लू रेशो क्या है भाई 3:2। अब रेड मार्बल्स आपके पास 21 गिवन है। अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो होता है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला अप्लाई होता है भाई। रिक्वायर्ड क्वांटिटी अगर रेशो में दिया गया उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है कि भाई क्या फार्मूला है, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड कर दे गिवन रेशो पार्ट, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय गिवन रेशो पार्ट इनटू रिक्वायर्ड रेशो पार्ट के साथ, ठीक है। अब मान लें मुझे फार्मूला अब अप्लाई करना है भाई कि हम फाइंड आउट किस तरह कर रहे हैं भाई, फाइंड आउट कर रहे हैं भाई कि ब्लू मार्बल्स, ठीक है। अब गिवन रेशियो क्वांटिटी क्या है भाई 21, ठीक है, अब 21 है। अब मान लें गिवन रेशियो पार्ट कितने भाई 3, ठीक है, क्योंकि 3 रेशियो, ठीक है, अब 3
अब गिवन रेशियो पार्ट 3 है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड रेशियो पार्ट क्या है? रिक्वायर्ड रेशियो पार्ट जो ब्लू का हम मानो कि भाई ब्लू का जो गिवन रेशियो पार्ट है वो कितना है? 2 है। अब इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें हम, ठीक है। अब सिंप्लीफाई 1 3 ज़ा 3, 21 पर 7 टाइम्स। अब 7 2 ज़ा आपके पास 14, यानी जो ब्लू मार्बल्स होंगे वो कितने होंगे भाई? 14 आपके पास बनेंगे, ठीक है। आगे मूव करें। तो 81 क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ 100% मोर देन द प्राइस ऑफ वीट, द रेशियो ऑफ देयर प्राइस। अब देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछा जा रहा था कि भाई एक चीज़ है, ठीक है। आपके पास शुगर की जो प्राइस है ना वो 100% ज़्यादा है वीट से, ठीक है। द रेशो, अब उनकी जो रेशो बताना है, अब प्राइस नहीं बताना है। आप एक चीज़ है, मान लें भाई कि एक चीज़ है उसकी 100 गुना ज़्यादा प्राइस है, 100 गुना। अब 100 गुना का मतलब होता है भाई 1% में एक चीज़ पड़ती है, मान लें 1%, एक, अब मान लें 1 एक बिकम्स टू 1%, ठीक है। 2 बिकम्स टू 2%। अब मान लें 100 बिकम्स टू 100%, ठीक है। अब मान लें मैं अज्यूम कर लूँ, ठीक है, गिवन वैल्यू नहीं है, रेशो की बात हो रही है, करेक्ट। अब मैं अज्यूम कर लूँ कि भाई यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन नहीं है। अब मैं मान लूँ कि शुगर की जो है ना 100% ज़्यादा है। अब मान लें वीट क्या है? अब वीट की अगर मान लें मैं ये चीज़ अज्यूम कर लूँ कि भाई जो वीट की वो प्राइस है ना आपके पास वो 100% है, ठीक है, क्योंकि वो 100% मोर है। इसका मतलब है भाई शुगर की जो है ना वो 200% है, ठीक है। अब 2 पर इसका मतलब 1 पार्ट पर 1% होता है, इसका मतलब 200 रेशो 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 2:1 हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही एक आसान कॉन्सेप्ट अगेन, मगर मैं आपको फार्मूले के साथ एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है भाई। फार्मूला क्या होता है? देखिए ये एक डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट का मतलब है ये वो चीज़ें हैं ऑन द स्पॉट, ठीक है। यू डोंट नीड टू, आपको ज़्यादा, देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें ज़्यादातर आपको चीज़ें देखिए याद करने की या रट्टा लगाने की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसमें आप बारीकियाँ तलाश करें, ठीक है। मगर एज अ कॉन्सेप्चुअली एज अ फार्मूला यूज्ड मैं आपको चीज़ें समझा दूं ताकि देखें इन द नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें आपको बेनिफिट हासिल हो। अब नेट वैल्यू बतानी है किसी की, नेट वैल्यू, ठीक है। तो नेट वैल्यू का फार्मूला भाई क्या होता है कि भाई नेट वैल्यू का फार्मूला होता है ओरिजिनल वैल्यू प्लस करता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यानी परसेंट। अब परसेंट डिवाइडेड 100 का मतलब होता है भाई यहाँ पर मान लें परसेंट डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है, अब ये नहीं कि भाई आप कह लें कि भाई परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, इसका मतलब 1/100 यहाँ पर भी ऐड कर दें, नो। परसेंटेज का मतलब होता है, यानी सिर्फ परसेंटेज अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ दैट इज़ करेक्ट, परसेंट दैट मीन्स 1/100 परसेंटेज की वैल्यू इनटू ओरिजिनल वैल्यू के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है ही नहीं, जैसे मैंने ऊपर डायरेक्टली आपको समझा दिया ना। हम अज्यूम कर लें कि भाई लेट्स के आपकी वीट की प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। शुगर की प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो शुगर की प्राइस कितनी होगी? अब किसी की नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ओरिजिनल वैल्यू आप मान उसकी भी 100 है भाई, दोनों की नेट वैल्यू, इसका मतलब है भाई दोनों की जो प्राइस है ना वो एक जैसी है, मगर वो 100% ज़्यादा है उससे, ठीक है। अब 100 प्लस, अब परसेंटेज का मतलब है भाई कितना परसेंट ये बन रहा है? 100% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 फार्मूले का इंटू ओरिजिनल वैल्यू भी 100 है। अब देखिए 100 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 100 इंटू एज इट इज़, यानी 100 प्लस 100 हो जाएगा। 100 प्लस 100 आपके पास क्या बन जाएगा भाई? 200, यानी शुगर की प्राइस कितनी हो जाएगी? 200। वेट की प्राइस हमने अज्यूम की थी 100, यानी 200 रेशो 100। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो 2:1 हमारे पास आंसर बन रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद था 2:1 का, ठीक है। 2:1 आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। 2:1 आपके पास आंसर मौजूद है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपके पास, ठीक है। आगे मूव करें तो आगे हमारे पास देखिए 2:1। अब आगे मूव करें तो कैलकुलेशन में 82 क्वेश्चन है। अब ये देखिए एजिस, क्यों एजिस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब ये एजिस प्रॉब्लम की तरफ बहुत ही पहले हमने लेक्चर शेयर किया हुआ है कि एज को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, पास्ट फ्यूचर अपकमिंग प्रेजेंट सारी चीज़ों को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या चार्ट है, क्या वैल्यूज़ हैं। अब सवाल कह रहे हैं द सम ऑफ द एजेस। अब दे सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द एजेस का मतलब होता है भाई यहाँ पर की प्लूरल, यानी दो चीज़ें, दो पर्सन या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। द सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द एजेस का मतलब है दो लोगों की बात हो रही है भाई, सईद एंड हिज सन। अब देखिए सईद और उसके बेटे का सम ऑफ द एजेस कह रहा है इज 60। इज 60 का मतलब है रिजल्ट 60 है, ठीक है। इफ़ सईद एज इज़ डबल हिज सन्स एज, अगर सईद की एज डबल है, यानी सईद की एज डबल है। डबल का मतलब है आप मान लें भाई एक चीज़ है, अगर मान लें 5 रुपये, अब 5 रुपये का डबल क्या होगा भाई?
आप डबल यानी 5 को आप कर सकते हैं भाई, उसको डबल कर दें, डबल कर दें, बस का 5 और 5 आप कर दें भाई 10 हो जाएंगे। अब इसका मतलब 10 का डबल क्या होगा भाई 20 हो जाएगा, 20 का डबल आपके पास क्या हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, इस तरह ना। अब टोटल जो एजेस है ना, वैल्यूज़ गिवन, अगर हम फार्मूला शीट आप इसका बहुत ही आसान तरीके कि भाई टोटल एजेस क्या है 60, सईद का एज है ना डबल है, दो गुना है, दो गुना है किससे, उसके सन से, यानी 2 इंटू सन। अब ये फार्मूला होने वाला है, ठीक है, इसको हम आगे फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू सन ये फार्मूला है, क्योंकि सईद के एज क्या है दुगुना, दुगुना का मतलब है इंटू 2 कर दें, अब जो भी वैल्यू है उसे 2 के साथ ज़र्ब करवा दें। अब सबसे पहले तो अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पर बताया जाता ना कि भाई इस सवाल में आपसे एक चीज़ और इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर दें, इस सवाल में आपसे ये कहा जाता है कि भाई जो सईद है ना उसकी एज क्या बनेगी अगर उसके बेटे का एज 15 साल है, 20 साल है, अगर उसकी इससे ज़्यादा है, यानी कोई भी रैंडम वैल्यू आप ऐड कर दें, ठीक है, उसके बेटे के जो एज है ना वो 20 साल है, 15 साल है, ठीक है, मगर जो सईद है ना उसका एज उसका डबल है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली फार्मूले में इंटू 2 कर देते और हमें वैल्यू मिल जाती। मगर यहाँ पर सवाल के मुताबिक सबसे पहले तो भाई बेटे की वैल्यू जो है ना एज दिया ही नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मेथड क्या है, लेट इक्वेशन को हम बना लें, लेट सन से, अब क्योंकि एज दोनों का मिलाना ही हुआ है, ठीक है, अब सन का एज भी अननोन है, जो फादर है उसका भी जो है ना एज अननोन है, तो लेट एक्स कर दें भाई, सन का एज लेट वुड बी द एक्स, और जो सईद से एज है लेट वुड बी 2x, क्योंकि 2x का मतलब है दो गुना, ठीक है, x इंटू एक्स दैट मीन्स दो गुना ज़्यादा, ठीक है। अब इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द एजेस दैट मीन्स x प्लस 2x इज 60, 60 क्या हो रहा है रिजल्ट, यानी x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 60। अब x प्लस x टू 6 इज इक्वल्स टू 60 का मतलब होता है भाई x प्लस 2x इज इक्वल्स 60, अब x प्लस 2x वुड भी 3x इज इक्वल्स टू 60, 3 यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वेशन, इक्वेशन आ रही है ना, इक्वेशन टॉपिक बहुत ही पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं भाई। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन दूसरी साइड क्या करेगा डिवाइड करेगा, 60 डिवाइड बाई 3 वुड बी एक्स वुड बी 20। अब एक्स क्या है भाई 20, इसका मतलब है उसके बेटे के जो एज है ना वो 20 ईयर्स है। अगर इसी सवाल में हमसे सिर्फ ये कहा जाता ना कि भाई एज सही कि नहीं, उसके बेटे का एज क्या है 20 साल है, अगर बेटे का एज पूछा जाता तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, दैट इज़ वुड बी द आंसर 20 ईयर्स, ठीक है। मगर सईद का एज पूछा जाए डबल है, ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाया था कि भाई सही डबल है, इसका मतलब 2 इंटू सन वाला फार्मूला, 2 इंटू सन, अब 2 इंटू सन की एज क्या है भाई 20 ईयर्स, 2 इंटू 20 वुड भी 40, तो हमारे पास इसका सईद का एज क्या बनेगा भाई 40 साल है, उसके बेटे की उम्र कितनी है 20 साल है। अब सवाल अगर बेटे का पूछा था तो हम 20 साल वहाँ पर ऐड करते थे भाई 20 ईयर्स, अब फादर का पूछा जा रहा है, सईद का पूछा जा रहा है, दैट मीन्स 40 ईयर्स। 83 है, द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर, अब यहाँ पर देखें बहुत ही पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, अब ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके पास लिया गया है, जिसमें आपके पास देखिए बहुत सारी टॉपिक्स आती हैं, जैसे हमने मिड पॉइंट फार्मूला इसमें डिस्कस किया था, वहीं से यहाँ पर सवाल आया है, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला बहुत पहले हमने इस्तेमाल किया, बताया हुआ है टॉपिक में, आप जाकर वहाँ लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर पूछा, अब देखिए दो लाइन पॉइंट्स हैं, एक है ए पॉइंट है आपके पास, अब देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूले में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं भाई, एक तो एक्स दूसरा वाई। अब ये फॉर्म किस में होते हैं देखिए एक्स कॉम वाई फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अब याद रखें ए और बी गिवन है, ए का फर्स्ट वैल्यू x1 होता है और ए का दूसरा वैल्यू y1 होता है, बी का फर्स्ट वैल्यू x2 होता है, बी का सेकंड वैल्यू y2 होता है, यानी x और y x कॉमा y की फॉर्मेट में वैल्यूज गिवन होते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट फार्मूला सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब होता है भाई मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर का मिड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब फार्मूला मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है भाई, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, मिड पॉइंट बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x1 और x2 को ऐड करके डिवाइड कर दे 2 के साथ, y1 y2 को ऐड करके डिवाइड कर दे 2 के साथ, यू विल गेट द मिड पॉइंट, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई कर दें तो x1 वी नो दैट कि भाई x1 यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि पहला वैल्यू x है दूसरा बने, x1 क्या होगा भाई -5, अब प्लस फार्मूले का प्लस हमने ऐड कर दिया, वाई x2 क्या है भाई +3 है, यानी -5 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉमा, अब ये y की वैल्यू है दैट मीन्स ये y और ये x कहलाएगी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, अब y1 क्या है भाई y1 भाई यहाँ पर 6 मौजूद है, 6
अब पॉजिटिव फार्मूले में है, ठीक है, पॉजिटिव फार्मूले का हमने ऐड कर दिया और ये नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव और ब्रैकेट में हमने -4 कर दिया। अब पॉजिटिव -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -3 +3, अब पॉजिटिव -5 +3 कितने बन जाएंगे भाई, 2 बच रहे हैं मगर नेगेटिव के, -2 डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव, तो x वुड बी -1, ठीक है। अब 6 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, तो अगर इससे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वी विल गेट 2 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट द आंसर +1। यानी अब कोऑर्डिनेट्स में रखा किस तरह जाता है भाई, पहले x की वैल्यू आती है, बाद में पॉजिटिव नेगेटिव y की वैल्यू, यानी हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी -1, +1, ठीक है, -1, +1, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। सेंटर क्या बनेगा, -1, -1, +1, ठीक है, ये बी में आपके पास मौजूद है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब 84 है, डिस्टेंस अराउंड अ 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप इज, अगर डिस्टेंस अराउंड है 2 डायमेंशनल शेप के, ठीक है, तो अगर क्लोज शेप में, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट विल बी, अब बहुत ही थोड़ा समझ लें, ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन को समझ लें कि वी नो दैट भाई अगर 2D शेप है, ठीक है, 3D शेप नहीं है, 2D शेप है और क्लोज शेप है, दैट विल बी अ पैरामीटर, उसे हम कहते हैं भाई पैरामीटर, जिसमें हम लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करवाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही सारी और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ भाई कि डायमीटर क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर किसी सेंटर से कोई लाइन पास होता है दैट इज़ वुड बी डायमीटर। पैरामीटर क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड 2D शेप, अगर डिस्टेंस अराउंड 2D शेप इट इज़ कॉल्ड पैरामीटर। अब यहाँ पर पैरामीटर नहीं क्या है, पूछा जा रहा है कि भाई एक चीज़ है, एक शेप है, उसके पैरामीटर क्या बनेगा, पैरामीटर का पूछा जाता तो फार्मूला अप्लाई होता 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ करते थे हम, लेंथ और विड्थ को ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द पैरामीटर। मगर यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन तो और पूछा जा रहा है कि भाई सवाल पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस अराउंड अ 2 डायमेंशनल शेप यानी 2D क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड पैरामीटर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद था, देयर इज नो अदर, देखिए कौन सा, यहाँ पर बी ऑप्शन पैरामीटर आपके पास मौजूद है। एरिया क्या होता है भाई, स्पेस इनसाइड द शेप, सरफेस एरिया को होता है द टोटल एरिया ऑफ सरफेस, 3D शेप में सरफेस एरिया पूछी जाती है, ठीक है। 85 द इंटरेस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम इज कॉल्ड। अब ये एक फार्मूला दिया गया है भाई, अब ये फार्मूला दिया गया है और नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे कि ये फार्मूला किसका है, ठीक है। अब फार्मूला याद रखें, इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, द इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अब उसको भी समझिए। अब ये बहुत सारे वो टॉपिक्स हैं जो बहुत पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है भाई P/R/T का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पर सवाल ये भी अब यहाँ पर 100 मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, मगर सवाल ये कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट इक्वल होता है कोई जिसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल यानी उसकी एक्चुअल कीमत होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम होता है, और टाइम, इसका मतलब टाइम पीरियड उसमें होता है। अब ये वी नो दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट बिकॉज फार्मूला है भाई, रिकॉल कर दें आप, फार्मूला होता है द फार्मूला इज यूज फॉर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट और टाइम, यानी फार्मूला यूज है सिंपल एस आई इक्वल्स टू P/R/T डिवाइडेड बाय 100 का ये फार्मूला था। मगर यहाँ पर 100 मेंशन नहीं किया गया, समटाइम्स आपके पास एम मेंशन किया जाता है भाई, समटाइम्स 100 जो है ना इम्प्लाइड किया जाए डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स के थ्रू, वो आपके पास मेंशन भी कर दें, दैट इज़ द सिंपल फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट। अब ये एक फार्मूला था जो सिर्फ एज अ वर्बली आपसे पूछा जा रहा था, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने एस आई ऑप्शन में मौजूद था, ठीक है, ए में सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल कंपाउंड, ये इस तरह की वर्डिंग मौजूद है, सिंपल दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपने सिंपल कर दिया है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 86 है, अगेन डेफिनेशन है भाई, अ सेंटेंस हैविंग वन और मोर अननोन इज कॉल्ड, ए सेंटेंस है जिसमें एक या उससे ज़्यादा अननोन हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, यानी सेंटेंस का मतलब भाई अब ये जब अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जहाँ पर कोई कंटेन करता है वन और मोर वेरिएबल्स, यानी एक चीज़ में एक क्वांटिटी में एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स आ जाए, ठीक है, अननोन वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस का मतलब होता है भाई कोई रिप्लेस वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब बहुत सारी इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस मौजूद है। ट्रू सेंटेंस क्या होती है, ट्रू सेंटेंस का मतलब जैसे मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ट्रू सेंटेंस का मतलब होता है भाई सपोज 2 + 2 = 4, ये इट इज़ ट्रू सेंटेंस, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट होता है या सेंटेंस क्या होता है, दैट इज़ द, मान ले मैं कर दूँ भाई कि 5 = 3, दैट इज़ द फॉल्स सेंटेंस और फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ओपन सेंटेंस क्या होता है भाई, ओपन सेंटेंस का मतलब होता है कंटेंट्स अननोन,
ट्रू डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज़, यानी अगर अननोन का मतलब है वेरिएबल्स कंटेन करेंगे मगर वैल्यूज़ पुट होने के बाद दैट बिकम्स टू ट्रू सेंटेंस। ठीक है, क्लोज सेंटेंस क्या होता है, कोई अननोन और डेफिनेट ट्रू और फॉल्स में मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल x+3=7, दैट इज़ द ओपन सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाइए, ठीक है, कि भाई सेंटेंस हैविंग वन और मोर अननोन इज कॉल्ड। अब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक और एक से ज़्यादा अननोन हो तो उसे क्या कह सकते हैं। मगर इसी सवाल को आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता था कि भाई x+3=7, ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, या 2+3=5, ये किस टाइप का सेंटेंस है। अब इस तरह के आप नेक्स्ट अगर सवाल पूछे जाए तो उसे भी आप कवर कर ले भाई, कि ट्रू सेंटेंस का मतलब होता है भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट या सेंटेंस का मतलब होता है भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नो। ट्रू और ओपन सेंटेंस का मतलब होता है भाई जिसमें अननोन मौजूद है, एक अननोन हो दो हो डजेंट मैटर, मगर ये गुंजाइश होती है कि उस वैल्यूज़ को हम ऐड करके इक्वेशन को बराबर कर दें। ठीक है, यानी x+3, अब ये ओपन सेट डिपेंड्स ऑन द x, इफ़ x को हम 4 कंसिडर कर लें, 4+3 वुड बिकम्स टू 7, दैट विल बिकम्स, देन वो क्या बन जाएगा भाई, इट बिकम्स टू ट्रू सेंटेंस 1, बट हियर इज एन ओपन सेंटेंस। अब 87 है, ठीक है, टू इवेंट्स विथ इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग आर कॉल्ड। आप मान लें कि भाई दो इवेंट्स हैं। इवेंट्स का मतलब होता है भाई एक चीज़ है, आप मान लें एक टॉस, ठीक है, टॉस क्रिकेट मैच में टॉस है ये, ठीक है। अब टॉस में दो साइड्स हैं, ठीक है, दो, हेड और टेल। अब इवेंट इसे कहते हैं भाई इवेंट्स। अब इवेंट्स ऑफ चांसेस विद इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग। अब अगर हम उस सिक्के को छाल दें, अब इक्वल चांसेस है कि भाई हेड आ जाए या टेल आ जाए। अब दरम्यान में कोई और चीज़ है नहीं, या तो हेड आए या चांसेस टेल आ जाए। अब इसमें इवेंट्स की इक्वल चांसेस होते हैं कि भाई 50-50 होता है। अब यहाँ पर चांसेस ऑफ द इवेंट्स क्या होता है, 50% है कि हेड आ जाए, 50% है कि टेल आ जाए। अब यहाँ पर कोई इससे ज़्यादा होता नहीं है। अब यहाँ पर टू इवेंट्स विद इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग। अब यहाँ पर डिफरेंटली बहुत सारे आपके पास ऑप्शन थे, जैसे सिंपल इवेंट्स उसे कहा जाए, डिसजॉइंटेड इवेंट उसे कहा जाए, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है 50-50, कि हो सकता है वो आ जाए या वो जाए। इक्वल इवेंट्स का मतलब होता है बराबर, ये नहीं हो सकता है। देखिए ये इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टर्म, ठीक है, मैथमेटिकली ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं। सिंपल इवेंट्स का मतलब होता है सिंगल आउटकम इवेंट, नॉट अबाउट इक्वल। सिंपल का मतलब है सिंगल, एक चीज़ आ रही है, ठीक है। और डिसजॉइंट का मतलब होता है इवेंट्स विद कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब एक चीज़ आपने अज्यूम कर ली वो नहीं हो सकती उस वक्त, ठीक है। मगर इक्वली लाइक एलिमेंट्स का मतलब होता है हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब मान लें कि गेटिंग हेड और टेल इन अ फेयर कॉइन टॉस बोथ्स हैव इक्वल चांस, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब यहाँ पर भी एज अ डेफिनेशन आपसे पूछा जा गया था, कोई प्रोबेबिलिटी की सवाल यहाँ से हो सकता है। इन द नेक्स्ट आपसे प्रोबेबिलिटी का सवाल वो ऐड कर दें। प्रोबेबिलिटी क्या है, उसे किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, हमने लेक्चर्स बहुत पहले शेयर किए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं लास्ट की तरफ, द एवरेज इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, ठीक है, ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। एवरेज इनकम है, एक ग्रुप है जिसमें 6 लोग हैं, उनकी एवरेज इनकम कितनी है भाई, 50,000। एवरेज इनकम का मतलब एवरेज उसकी, ठीक है, एवरेज इनकम 50,000 है। मगर एक दूसरा ग्रुप है जिसमें 4 लोग हैं, मगर उनकी एवरेज है ना 75,000 है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है द टोटल इनकम ऑफ। अब उनकी टोटल जो इनकम है ना वो किस तरह क्या है। अब ग्रुप 1 में 6 लोग हैं, एवरेज 50,000 है। ग्रुप 2 में 4 लोग हैं, एवरेज 50,000 है। अब टोटल इनकम का फार्मूला क्या होता है भाई, एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन, दैट इज टोटल इनकम है ना। टोटल इनकम को फाइंड आउट करने के कहा जाता है भाई, जो पर्सन है उनको एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द टोटल इनकम, ठीक है। तो ग्रुप 1 में क्या है टोटल इनकम, फर्स्ट ग्रुप क्या है भाई 50,000, 6 लोग कमा रहे हैं, तो 50,000 × 6 वी विल गेट द 3 lakhs, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर दें, 75,000 कमा रहे हैं 4 लोग, 75 × 4 वी विल अगेन गेट द 3 lakhs। अब दोनों देखिए दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मगर जो इनकम टोटल है वो कितनी है 3 lakhs है। दैट मीन्स कंपेरिजन कर दें, 3 lakhs इज इक्वल टू 3 lakhs, दैट मीन्स सी में आपके पास गिवन था ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स आर द सेम। आर सेम का मतलब है दोनों की जो इनकम है ना वो एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंट ऑप्शन थे कि डिफरेंट है, तो ये था हमारे पास देखिए मैथमेटिक्स का पोर्शन ये स्ट्रीम। इसके अलावा भी देखिए इसका अनऑफिशियल की टोटली पेपर का हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो पीडीएफ में आप जाकर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।